चलिए बच्चों, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहले देखते हैं एग्जाम्पल 3.1। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड of conduction electron in copper wire of cross sectional area 1 into 10 to minus 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron. The density of copper is 9 into 10 to 3 kilogram per meter cube and its atomic mass is 63.5 AMU. Compare the drift speed obtained above with number 1 thermal speed of copper atoms at ordinary temperatures and number 2 speed of propagation of electric field along the conductor which causes the drift motion. देखिए पहले क्वेश्चन ठीक से समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे एक कॉपर का वायर दिया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है और उसमें से 1.5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। इस कॉपर की डेंसिटी 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और इसका एटॉमिक मास 63.5 AMU है। मैं ये सारी चीज़ें साथ में नोट डाउन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे कॉपर जिसका एटॉमिक मास आपको दे दिया है 63.5 AMU। फिर इस कॉपर वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A वो है 1 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। इसमें से जो करंट पास हो रहा है I वो है 1.5 एम्पियर और इसकी जो डेंसिटी है, मैं डेंसिटी के तौर पे यहाँ पे D लिखता हूँ क्योंकि रो हम रजिस्टिविटी में यूज़ करते हैं इस लेसन में। तो इस लेसन में आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी के लिए आप D यूज़ कीजिए और रजिस्टिविटी के लिए आप रो यूज़ कीजिए। एनीवे यहाँ पे डेंसिटी है 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है ये समझिए। आपको कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विथ थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स इन ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि इसमें से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिले उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर करो किसके साथ, कॉपर के एटम में ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो थर्मल स्पीड होती है उसके साथ। और दूसरा कंपेयर करो स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन, यानी कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोगेशन होता है उसकी स्पीड के साथ इस स्पीड को यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर करो। अब सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि इसमें ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि VD फाइंड करनी पड़ेगी। अब आपको एक इक्वेशन पता है कि करंट I इज इक्वल टू NE AVD होता है इक्वेशन, राइट। इसमें से मैं ड्रिफ्ट स्पीड VD फाइंड कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा I/NEA, राइट। अब इसमें आप जानते हो कि I यानी कि करंट, N यानी कि नंबर डेंसिटी या फिर कहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और E यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और A यानी कि एरिया। ठीक है, अब इसमें करंट तो हमारे पास है, E यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, A यानी कि एरिया आपको दिया है। प्रॉब्लम है स्मॉल n से, तो सबसे पहले तो हमें स्मॉल n यानी कि नंबर डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। अब इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एटम ये दोनों सेम है। आपको कहा है यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली ये कहा है कि ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने एटम्स है इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहली बात तो हमें ये मिल रही है यहाँ पे कि हियर
number of electrons is equal to number of atoms. Right? Number of electron is equal to number of atom. अब इससे हम आगे बढ़ सकते हैं. देखिए, पहले तो n इज इक्वल टू इक्वेशन क्या हो जाएगा, n अपॉन v, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. अब यहां पे एक चीज हम लिख सकते हैं. देखिए, अगर Na जितना नंबर है एटम्स का, Na यानी कि एवोगेड्रो नंबर, तो ऑब्वियसली उसका मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एटॉमिक मास जितना, यानी कि MCU जितना. और अगर n जितना नंबर है तो उसका मास है सपोज कि स्मॉल m. अब बात समझ रहे हो. अगर Na जितने एटम्स ले लो, एवोगेड्रो नंबर जितने एटम्स ले लो, तो उसका मास ऑब्वियसली एटॉमिक मास जितना होता है. और अगर हम n जितना नंबर ले ले, कोई भी n नंबर, तो उसका मास है सपोज कि स्मॉल m. तो ऐसे में हम इन दोनों का रेशियो ऐसे लिख सकते हैं, Na अपॉन n विल बी इक्वल टू MCU अपॉन स्मॉल m. सही है. इसमें से अगर आप कैपिटल N को सब्जेक्ट बना लो तो क्या हो जाएगा. देखिए, अगर कैपिटल N को सब्जेक्ट बनाते हो आप, तो N इज इक्वल टू Na इंटू स्मॉल m अपॉन MCU. N इज इक्वल टू Na इंटू स्मॉल m अपॉन MCU, ऐसे हो जाएगा. और ये V तो है ही, राइट. तो मैंने इस इक्वेशन का दरअसल यूज किया है यहां पे. अब इसमें आगे बढ़ते हैं. चलिए, मैं यहां पे एक बॉर्डर भी ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से. अब देखिए, इसमें अब इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं. देखिए, यहां पे ये जो m अपॉन वी है वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी d. तो फाइनली ये स्मॉल n का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n इज इक्वल टू Na स्मॉल d अपॉन MCU. अब इस n को मैं यूज करता हूं Vd के इक्वेशन में. Thus, we can write drift velocity or say drift speed Vd is equal to what? I into MCU upon Na small d E and A. राइट. अब इसमें सारी वैल्यूज पुटअप कर देते हैं हम. देखिए, सबसे पहले है करंट I. अब आपको करंट कितना दिया है, 1.5 एम्पियर. फिर आता है MCU. अब देखिए, ये MCU मैं अलग से यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट. आपको MCU दिया है 63.5 AMU, राइट. इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कि ये 63.5 ग्राम पर मोल है. यही होता है ना मतलब. इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं इसको 63.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल, राइट. ये मैंने इसको SI में कन्वर्ट कर लिया, या फिर कहें कि MKS में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये सब कुछ मैंने SI में लिया हुआ है, तो मुझे MCU भी SI में लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया. अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे 63.5 इंटू 10⁻³. अब Na
यानी कि एवोगेड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, ये तो आपको पता ही है। फिर D यानी कि डेंसिटी, वो है 9 इंटू 10⁻3। फिर E यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एंड A यानी कि जो एरिया है, एरिया दिया है आपको 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ये इतना हो गया आपका डिनोमिनेटर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये आपको मिल जाएगा 1.102 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये पूरा ऐसा यूनिट आएगा, यानी कि मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये हो गई इसकी ड्रिफ्ट स्पीड। अभी एक और स्टेप आगे ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि ये 1.102 मिलीमीटर पर सेकंड है, राइट। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब इस स्पीड को हमें कंपेयर करना है थर्मल स्पीड के साथ। एटम की नॉर्मल टेम्परेचर पे जो थर्मल स्पीड होती है उसके साथ। मैं आपको याद दिला दूं कि ये चीज़ यानी कि थर्मल स्पीड जो है वो 11th स्टैंडर्ड में थर्मोडायनेमिक्स में आई थी, केटीजी में आई थी वैसे तो। आपको याद होगा कि किसी भी एटम की थर्मल एनर्जी 3/2 केबीटी जितनी होती है। मैं लिख रहा हूं यहां पे थर्मल एनर्जी of any atom at capital T temperature is equal to 3/2 kBT। यहाँ पे kB यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T ये केल्विन में टेम्परेचर है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सो द काइनेटिक एनर्जी of any atom which can be written as 1/2 mv square will be equal to 3/2 kBT। ये बात समझ रहे हो आप? ये इक्वेशन भी वहां पे हमने पढ़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं हम। देखिए, ये है किसी भी एक एटम को मिलने वाली थर्मल एनर्जी जो कि टेम्परेचर से मिलती है, और ये उस एनर्जी का कन्वर्जन है काइनेटिक एनर्जी में। ऑब्वियसली ये एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही मिलेगी ना। तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी, और इसमें मैंने कैपिटल एम लिया है क्योंकि हम एक एटम की बात करें तो कैपिटल एम यानी कि एक एटम का मास, एटॉमिक मास। तो इसमें से अब हम v फाइंड कर सकते हैं। ये 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, और v को अगर हम सब्जेक्ट बना लें तो हमें इक्वेशन ऐसे मिलेगा। ये हो जाएगा 3 kBT अपॉन कैपिटल M, राइट। अब इसमें सारी वैल्यूज पुटअप कर देते हैं हम, तो हमें v मिल जाएगा। चलिए देखिए 3 kB यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए 1.38 इंटू 10⁻⁻23। फिर T यानी कि टेम्परेचर, आपको ऑर्डिनरी टेम्परेचर बोला है तो हम केल्विन में 300 केल्विन ले लेते हैं, डिवाइड बाय कैपिटल M दैट इज मास ऑफ वन कॉपर एटम, और ये कितना है 63.5 AMU है, लेकिन इसको मुझे किलोग्राम में लिखना पड़ेगा। तो AMU में से किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻27 करेंगे हम। तो इससे ये आंसर आपको मिल जाएगा 3.43 इंटू 10⁻²
मीटर पर सेकंड। ये वी आ रहा है 3.43 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक के आंसर से अगर आप कंपेयर कीजिए तो ये आंसर अलग है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि टेक्स्ट बुक में उन्होंने 3 नहीं लिया है, उन्होंने टिपिकली सिर्फ kBt/m का रूट ले लिया है, 3 कंसिडर नहीं किया है। अगर आप 3 कंसिडर करोगे तो यही आंसर आएगा। वैसे उन्होंने ये 3 नहीं लिया है, सिर्फ एक √kBt/m वो ले लिया क्योंकि वो एक जाना पहचाना नंबर है, 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड। बात यह है कि हमें सिर्फ इस स्पीड की कंपैरिजन करनी है ड्रिफ्ट स्पीड के साथ, राइट। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये 10⁻² मीटर पर सेकंड है अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पे देखिए हमने जो इसको मीटर पर सेकंड पे लिया था उसमें देखिए आप यहाँ पे 10⁻³ मीटर पर सेकंड है। तो ये एटम की थर्मल स्पीड 10⁻² और ये ड्रिफ्ट स्पीड 10⁻³ मीटर पर सेकंड है। यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड के कंपैरिजन में ये थर्मल स्पीड ऑलमोस्ट 10⁻5 टाइम्स ज़्यादा है, या उल्टा बोलूँ तो एटम की थर्मल स्पीड के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड 10⁻⁻5 टाइम्स कम है। समझ रहे हो आप? एटम की थर्मल वाइब्रेशन की वजह से जो थर्मल स्पीड है उसकी कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो 10⁻⁻5 टाइम्स इतनी कम है। यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख पार्ट हुआ ये, 1 लाख पार्ट, राइट। ये हम नोट डाउन भी कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले चला मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। ये लीजिए, देखिए, thus the drift speed of electron is smaller, about 10⁻⁻5 times the typical thermal speed of atom at ordinary temperature। चलिए अब दूसरा कंपैरिजन हमें जो चाहिए वो फाइंड करते हैं। इसमें हमें कंपैरिजन करनी है ड्रिफ्ट स्पीड की विद द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोपगेट होता है स्पीड ऑफ लाइट से, राइट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है उतनी स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपगेशन की होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट तो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड propagates at the speed of 3 into 10⁸ meter per second compared to this speed the drift speed is very small, about how much? ड्रिफ्ट स्पीड कितनी थी 10⁻³ और ये है 10⁻+8, तो ये 10⁻11 हो गया। इट इज स्मॉल अबाउट 10⁻11 टाइम्स। यहाँ पे ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, इसको आप याद रखिए क्योंकि उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट्स एट ए स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, राइट। Compared to this speed, the drift speed is very small, about 10⁻⁻11 times। यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड ये स्पीड ऑफ लाइट से तो 10⁻⁻11 टाइम्स
छोटी है, राइट। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इट इज वेरी स्मॉल, अबाउट 10⁻⁻11 टाइम्स लेस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 3.2। इन एग्जाम्पल 3.1 the electron drift speed is estimated to be only a few millimeter per second for currents in the range of few amperes. How then is current established almost the instant a circuit is closed? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपने देखा कि एग्जाम्पल 3.1 में हमने 1.5 एम्पियर का करंट लिया था, राइट। अब 1.5 एम्पियर के करंट में आपको ड्रिफ्ट स्पीड कितनी मिली? फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड। एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड के आसपास की कुछ आपको स्पीड मिली, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड इतनी छोटी है 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड, तो आप कहीं भी जब सर्किट क्लोज करते हो यानी कि स्विच ऑन करते हो तो आपको करंट तो इंस्टेंट मिल जाता है। ऐसा क्यों? जैसे कि आपने स्विच बोर्ड में से ट्यूबलाइट की स्विच ऑन की, जैसे ही आप ट्यूबलाइट की स्विच ऑन करते हो ट्यूबलाइट तुरंत हो जाती है। आपने किसी बल्ब की स्विच ऑन की तो तुरंत ही बल्ब शुरू हो जाता है। तो इसमें तो कोई टाइम नहीं लग रहा, जबकि ड्रिफ्ट स्पीड तो कितनी मिल रही है? 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड। इतनी कम स्पीड है और ये वायर तो बहुत लंबे होते हैं, फिर भी जैसे ही स्विच आप चालू करते हो तो आपको इंस्टेंट करंट मिल जाता है। ऐसा क्यों? देखिए इसका आंसर मैं इस फिगर से समझाता हूं। ये है कोई एक वायर, ठीक है। अब जब आप ये कंडक्टिंग वायर लेते हो तो ये कंडक्टिंग वायर पूरा ही इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। हर एक एटम, ऑलमोस्ट हर एक एटम फ्री इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो आप समझिए कि पूरा वायर फ्री इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है। अब जब आप इसमें स्विच ऑन करते हो तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लेफ्ट साइड से प्रोड्यूस हुआ तो वो बहुत ही जल्दी प्रोपोगेट होके राइट साइड तक यानी कि राइट एंड तक पहुंच जाता है। ये प्रोपोगेट होने की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। तो समझिए आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना जल्दी स्प्रेड हो जाता है वायर में, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो या फिर जैसे ही आप किसी कंडक्टर के साथ बैटरी अप्लाई करते हो या कोई भी पावर सप्लाई अप्लाई करते हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट होता है वो इतना जल्दी प्रोपोगेट हो जाता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आप सोचिए, यानी कि पूरे वायर में एकदम से बहुत जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब ऐसे में क्या होता है समझिए, देखिए सभी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको इस तरफ फोर्स लगेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको इस तरफ फोर्स लगेगा। इस तरह से हर एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे फोर्स लगेगा। और समझिए कि ये फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन पे एक ही साथ लग जाएगा, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाता है तो सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक ही साथ फोर्स लग जाएगा। तो इस वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन इतना मूव करता है तो उसी वक्त यहां पे दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है। सपोज कि आपने यहां पे बैटरी जोड़ी हुई है और यहां पे सपोज कि आपने बल्ब जोड़ा हुआ है, तो बैटरी में से जैसे ही इलेक्ट्रॉन वायर में आता है उसी वक्त वायर में से इलेक्ट्रॉन बल्ब में चला जाता है। इसमें बीच में कोई टाइम डिले नहीं है, समझ रहे हो आप। अगर आप अभी तक ऐसा सोच रहे थे कि यहाँ पे बैटरी में से इलेक्ट्रॉन वायर में आएगा, फिर वो वायर में मूव होते 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 बल्ब में जाएगा, तो ऐसा होता ही नहीं है। आर यू गेटिंग? यहाँ पे बैटरी में से वायर में इलेक्ट्रॉन आया, उसी वक्त वायर में से बल्ब में इलेक्ट्रॉन जाता है। इसमें बीच में कोई टाइम डिले नहीं होता है। इसलिए
आप जैसे ही कोई सर्किट क्लोज करते हो, यानी कि कहीं भी आप स्विच ऑन करते हो, तो आपको इंस्टेंटली करंट मिलता है। पूरे वायर में इंस्टेंटली करंट आपको दिख जाता है। क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं होता कि इस एंड का इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके यहां पे आता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन तो बेशक बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन पूरा का पूरा वायर इलेक्ट्रॉन से ही भरा पड़ा है। इसलिए जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आता है, तो उसी वक्त यहाँ का इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में, यानी कि बाहर की ओर, जो भी जुड़ा हुआ है बल्ब या कुछ भी, उसके अंदर चला जाता है। इसलिए आप कहीं भी स्विच ऑन करते हो तो आपको उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। देखिए यहाँ पे ये आंसर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू आउट द सर्किट almost instantly with the speed of light, causing at every point a local electron drift. Establishment of a current does not have to wait for electrons from one end of the conductor traveling to the other end. However, it does take a little while for the current to reach its steady value. देखिए जो बात हमने की वही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटली एस्टेब्लिश हो जाता है और वो भी स्पीड ऑफ लाइट से हो जाता है। इसलिए हर एक पॉइंट पे, वायर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होता है और इस वजह से इलेक्ट्रॉन को, एक एंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के दूसरे एंड तक ट्रैवल करने का वेट नहीं करना पड़ता है। लेकिन हाँ, however, it does take a little while for the current to reach its steady point, steady value. इसमें एक बात ये जो कही है वो समझ लीजिए कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, सर्किट क्लोज करते हो, तो पहले तो करंट जीरो था, अब वो करंट माना कि स्टेडी स्टेट में आ जाता है और 5 एम्पियर हो जाता है। तो करंट को जैसे ही आपने स्विच ऑन की, सर्किट क्लोज की, तो करंट को 0 से 5 तक आने में एक बहुत छोटा सा टाइम लगता है, बस वही एक टाइम लगता है। इसके बाद तो वो 5 एम्पियर कांस्टेंट रहता है। अब देखते हैं इसमें बी, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेज ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय electrons in the electric field inside the conductor, but force should cause acceleration. Why then do the electrons acquire a steady average drift speed? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए। देखिए जो भी ड्रिफ्टिंग प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाता है। अब जब फोर्स है तो फिर एक्सेलेरेशन होना चाहिए। तो फिर आप तो यहां पे एक्सेलेरेशन की बात नहीं कर रहे, आप तो कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन वो स्टेडी या फिर कहें कि एक कांस्टेंट एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड अक्वायर करता है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। ऐसा क्यों? अब देखिए इसका आंसर बहुत ही आसान है। पहले आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन पास होता है तो वो आयंस के साथ कंटिन्यूसली कोलाइड होता रहता है। वो बिना कोलाइड हुए कंडक्टर में से पास ही नहीं हो सकता, उसके कंटिन्यूस कोलिजन चलते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स की वजह से वो एक्सलेट होता है। लेकिन कहां तक एक्सलेट होता है ये सोचिए, एक कॉलिजन हुआ, वहां से लेके एक्सलेट हुआ और दूसरे कॉलिजन तक एक्सलेट हुआ, बस इतना ही। अब जैसा ही दूसरा कॉलिजन हो जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन की पूरी डायरेक्शन ही बदल जाती है, राइट। मोस्टली अगर वो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था तो कॉलिजन के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है। तो पहला जो केस था वो एक्सलेशन का था, तो फिर कॉलिजन के बाद तो वो डी एक्सलेट होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे अपोजिट फोर्स लगेगा, तो ये पूरा डी एक्सेलेरेशन का केस बनेगा। तो इस वजह से ऑन एन एवरेज अगर आप देखिए तो इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा नहीं हो पाता कि उसकी स्पीड बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए।
ऐसा हो ही नहीं पाता। तो ऑन एन एवरेज आप देखिए तो इलेक्ट्रॉन की एक एवरेज स्पीड मिलती है जिसको हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो ऐसा है, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सलेट increasing its drift speed until it collides with the positive ion of the metal. It loses its drift speed after collision but starts to accelerate and increases its drift speed again only to suffer a collision again and so on. On the average, therefore, electrons acquire only a drift speed and not a constantly increasing speed. चलिए अब देखते हैं C. If the electron drift speed is so small and the electron's charge is small, how can we still obtain large amount of current in a conductor? देखिए ऐसा पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम है, फिर इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो भी बहुत कम है, फिर भी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट किसी कंडक्टर में कैसे मिल जाता है? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करने पड़ते हैं उसमें से, राइट? तो इतना करंट कहां से मिल जाता है? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। देखिए करंट को किससे लेना देना है? करंट को लेना देना है अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसमें चार्ज के तौर पे यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन पास होते उससे मतलब है, कितनी स्पीड से पास होते उससे नहीं। अब किसी भी कंडक्टर में जब आप उसकी नंबर चार्ज डेंसिटी देखते हो तो वो बहुत ही हाई है। इट इज ऑलमोस्ट 10⁻29 पर मीटर क्यूब। 10⁻29 पर मीटर क्यूब, आप समझ रहे हो ये कितनी बड़ी वैल्यू है। इतने बड़े नंबर के इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बहुत ही छोटी ड्रिफ्ट स्पीड होने के बावजूद और बहुत ही छोटा चार्ज होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ा अमाउंट का करंट प्रोड्यूस कर पाते हैं। आई बात समझ में? देखिए यहां पे आंसर ऐसे दिया है, सिंपल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज एनोमरस, इट इज ऑलमोस्ट 10⁻29 पर मीटर क्यूब। अब देखते हैं डी। When electrons drift in a metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? देखिए यहां पे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्टिंग है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर होता है हमेशा। यानी कि अगर आपने किसी वायर में बैटरी जोड़ी हुई है तो जिस एंड पे नेगेटिव है वहां से लेके जिस एंड पे पॉजिटिव है उस एंड तक इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग होता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं? भाई ऑब्वियसली नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि कंडक्टर में चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो रैंडम है और वो हर एक डायरेक्शन में होती रहती है। सिर्फ इतना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, यानी कि जब आप कंडक्टर के साथ बैटरी वगैरह कुछ जोड़ते हो, तब इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्टिंग, सभी इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्टिंग थोड़ा सा एक तरफ हो जाता है, यानी कि लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल की ओर हो जाता है। तो इस वजह से एवरेजली आपको ऐसे दिखता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी डायरेक्शन बदल दी और वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए यहां पे आंसर, बाय नो मीन्स, यानी कि मना किया है, नहीं ऐसा नहीं होता है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज्ड ओवर द लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज ए सुपरपोज्ड ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम वेलोसिटी का सुपरपोजिशन करके, यानी कि उसका मिक्सचर करके, उसका एडिशन करके आपको जो मिल रही है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब ऐसा मत समझिए कि सभी ने अपनी डायरेक्शन बदल दी और एक ही डायरेक्शन कर दी, ऐसा नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन ई। आर द पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन्स बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन with the positive ion of the metal in the number 1 absence of electric field and number 2 presence of electric field। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको ऐसे पूछा है कि बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, देखिए इलेक्ट्रॉन एक बार आयन के साथ कोलाइड हुआ और वहां से लेके दूसरे आयन के साथ कोलाइड हुआ, इन दोनों कॉलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो क्या स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसा पूछा है। सिर्फ दो कॉलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है उसकी बात चल रही है। तो वो क्या स्ट्रेट लाइन होता है, और वो भी दो सिचुएशन में। पहली सिचुएशन जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, और दूसरा जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब देखिए इसको समझने के लिए मुझे आपको एक फिगर दिखानी पड़ेगी। सपोज कीजिए कि ये दो पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, इस तरह से ये दो पॉजिटिव आयंस है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे कोलाइड हुआ है अभी, और वो इस तरह से दूसरे आयन की ओर कोलाइड होने जा रहा है। तो ये हो गया इसका पाथ, राइट। अब देखिए अभी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ये एब्सेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाली सिचुएशन हो गई। मैं इसको अलग से भी ड्रॉ कर लेता हूं जरा सा। चलिए अब अगर सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, सपोज कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ऐसे में आप सोचिए क्या ये पाथ अब स्ट्रेट लाइन रहेगा? ऑब्वियसली नहीं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं रह पाएगा और वो कुछ इस तरह से कर्व्ड हो जाएगा, और फिर एट लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे आयन के साथ जाके टकरा जाएगा, ऐसे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, यानी कि होता ही है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसे कर्व्ड आ जाएगा, राइट। देखिए यहां पे आंसर, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ आर स्ट्रेट लाइंस, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ्स आर इन जनरल कर्व्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज कर्व्ड, राइट। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 3.3। An electric toaster uses nichrome for its heating element. When a negligibly small current passes through it, its resistance at room temperature, that is 27.0 degrees Celsius, is found to be 75.3 ohm. When the toaster is connected to a 230 volt of supply, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 ampere. What is the steady temperature of the nichrome element? The temperature coefficient of resistance
of nichrome average over the temperature range involved is 1.7 into 10 raised to minus 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक टोस्टर के बारे में बताया आपको कि इलेक्ट्रिक टोस्टर उसकी जो फिलामेंट होती है, देखिए इलेक्ट्रिक टोस्टर में एक नाइक्रोम वायर की फिलामेंट होती है जिसमें से करंट पास होता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट से टोस्टिंग होता है। तो ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट का 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो 75.3 ओहम है। ठीक है, अब आप उसको 230 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ते हो और पहले तो धीरे धीरे फिलामेंट गर्म होगी और फिर जाके जब फिलामेंट की गर्मी कांस्टेंट हो जाती है तब ऑब्वियसली उसमें करंट भी कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि ये पूरा स्टेडी स्टेट आ जाता है। तो इसमें जो करंट पास हो रहा है वो 2.68 एम्पियर पास हो रहा है। तो इस स्टेडी स्टेट में, इस स्टेडी टेम्परेचर में नाइक्रोम का टेम्परेचर कितना होगा, नाइक्रोम की ये जो फिलामेंट है जिसको एलिमेंट भी बोलते हैं, उसका टेम्परेचर कितना होगा। और इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नाइक्रोम का वो आपको दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। देखिए सबसे पहले तो मैं इसमें वैल्यूज लिख लेता हूं। देखिए पहला जो टेम्परेचर दिया है आपको वो है 27.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तब जो रेजिस्टेंस है उसको मैं R1 नाम दे रहा हूं, तो वो है 75.3 ओहम। राइट, अब दूसरा जो टेम्परेचर है वो आपको फाइंड करना है कि जब इसका रेजिस्टेंस R2 जितना है, वैसे R2 भी हमें पता नहीं है, लेकिन R2 यानी कि जब फिलामेंट पूरी हीटअप हो चुकी है, गर्म हो चुकी है, तब का उसका रेजिस्टेंस, और वो हम वैसे फाइंड कर सकते हैं, दिया नहीं है लेकिन हम आराम से फाइंड कर सकते हैं V/I पे से। ओम्स लॉ यूज कर रहा हूं मैं। देखिए जब फिलामेंट गर्म है तो तब उसमें सप्लाई लगाई हुई है ना, तो इसका मतलब उसमें से स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है। तो ये है स्टेडी करंट की वैल्यू और ये है उसमें जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी वैल्यू। तो इन दोनों का रेशियो वो फिलामेंट का तब का रेजिस्टेंस होगा जब वो पूरी हीटअप हो चुकी है। तो ऐसे में इसमें मैं वैल्यूज पुटअप कर देता हूं। देखिए ये है 230 वोल्ट और जो स्टेडी करंट है वो है 2.68। राइट, और ये रेशियो जो है आपको मिल जाएगा समथिंग 85.8 ओहम, यानी कि R2 जो है वो 85.8 ओहम है। तो इन शॉर्ट जब फिलामेंट का रेजिस्टेंस 85.8 ओहम है तब उसका टेम्परेचर क्या है ये आपको फाइंड करना है। अच्छा, साथ ही आपको अल्फा भी दे दिया है तो वो भी मैं लिख लेता हूं। अल्फा की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब देखिए हम रेजिस्टिविटी का एक इक्वेशन जानते हैं। वी नो दैट रो इज इक्वल टू ρ0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। राइट, अब देखिए आप रो यानी क्या कह सकते हो, आपको आर का इक्वेशन पता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो यानी कि आर ए अपॉन एल। ठीक है, और रो जीरो का इक्वेशन क्या हो सकता है, वो हो सकता है R0 ए अपॉन एल। समझ रहे हो आप, ये रो और रो जीरो अलग अलग टेम्परेचर की रेजिस्टिविटी है। तो इसी तरह से ये R और R0 अलग अलग टेम्परेचर का रेजिस्टेंस है। इसमें आप इस नाइक्रोम वायर की ना तो लेंथ बदल रहे हो ना तो एरिया बदल रहे हो, वो तो आप चेंज नहीं कर रहे हो। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप कर दूं तो ये इक्वेशन जो कि रेजिस्टिविटी का था वो बन जाएगा रेजिस्टेंस का भी। सो R इज इक्वल टू
R0 1 प्लस अल्फा और यहां पे लिख दो आप T माइनस T0। आगे बात समझ में? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि R2 इज इक्वल टू R1 एंड देन हियर 1 प्लस अल्फा और यहां पे T2 माइनस T1। ये थोड़ा सा चेंज किया मैंने। ये क्या चेंज किया देख लीजिए। T1 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो R1, T2 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो R2, बाकी सब कुछ वही है। अब इसमें से हमें जो फाइंड करना है वो क्या है? T2 फाइंड करना है। तो हम पहले T2 माइनस T1 को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फा, ऐसे आ जाएगा। और फिर जाके आप T2 का इक्वेशन ले सकते हो। T1 को आप राइट साइड में शिफ्ट कर लो। अब देखिए T1 कितना है? 27 प्लस, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुटअप कर रहा हूँ, R2 कितना है? 85.8 माइनस R1 75.3 डिवाइड बाय 75.3 और ये जो अल्फा है ये है 0.00017। ठीक है, ये 1.7 इंटू 10⁻⁴ था ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया 0.00017। अब इस पूरे को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी इस तरह से 27 प्लस ये आ जाएगा 820, यानी कि T2 पूरा मिल जाएगा आपको 847 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका फाइनल आंसर 847 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब ये फिलामेंट करंट पास कर रहे हैं हम जब इस फिलामेंट में से, तब इसका टेम्परेचर 847 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में हीटिंग एलिमेंट, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। किसी भी टोस्टर में गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए जो फिलामेंट होती है उसी को कहते हैं हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, तो ये हीटिंग एलिमेंट बोलिए या फिर फिलामेंट बोलिए, दोनों एक ही चीज है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। और एक और बात देखिए, जब ये फिलामेंट में से करंट पास हो रहा है तो यानी कि आप उसमें कंटिन्यूसली एनर्जी डाल रहे हो, तो आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ता क्यों नहीं जा रहा, ये स्टेडी स्टेट कहां से आ गया इसमें? रीजन ये है कि इतने हाई टेम्परेचर पे ये अपने सराउंडिंग में हीट रिलीज करता जाएगा। ये जो टोस्टर है वो अपने सराउंडिंग में हीट रिलीज करता है, तो उसकी हीट रिलीज होती जा रही है, एक तरफ उसको करंट के फॉर्म में एनर्जी मिलती जा रही है और एक तरफ इतने हाई टेम्परेचर की वजह से वो सराउंडिंग में हीट रिलीज करता जा रहा है। इस वजह से इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी तरह से उसमें जो हीट रिलीज हो जा रही है उसको अगर ब्लॉक कर दो तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 3.4। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनियम वायर ऑफ ए प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर at the ice point is 5 ohm and at steam point is 5.39 ohm. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Then calculate the temperature of the hot bath. चलिए क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे बात की है एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की जिसके अंदर प्लेटिनम का यूज हुआ है। पहले आप एक बात समझ लीजिए, रेजिस्टेंस से बना हुआ थर्मोमीटर यानी कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि
आप जानते हो कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बदलेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बदलेगा। अगर उसका रेजिस्टेंस बदलेगा तो उसमें जो इंडिकेशन है, उसमें जो इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेटर अलग इंडिकेशन करेगा। तो इस तरह से कैलिब्रेट करके पूरा थर्मोमीटर बनाया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली वही टेम्परेचर दिखाता है जो कि उस रेजिस्टेंस का हो, राइट। उसमें जो रेजिस्टेंस है उसको आप टेम्परेचर दीजिए तो उसका जो भी टेम्परेचर होगा वही उसका मीटर दिखाएगा। इस तरह से जो बनता है वो होता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। आजकल आप जो डॉक्टर के पास जो एक डिजिटल थर्मोमीटर देखते हो, वो भी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का ही एक तरह का प्रोटोटाइप है। इसमें मर्क्यूरी कहीं नहीं आता, राइट। तो उसमें दरअसल होता क्या है कि जो प्रोब आपके मुंह में रखा जाता है उसमें एक तरह का ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू आपके टेम्परेचर के मुताबिक बदलती है और उसको अंदर की सर्किट सेंस करती है और उस वजह से जो डिस्प्ले में आपको अलग अलग टेम्परेचर दिखता है। ये पहले से कैलिब्रेट किया जाता है, इसलिए आपको एक्यूरेट टेम्परेचर मिल जाता है। तो इस तरह का एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है जहां पे रेजिस्टेंस के तौर पे प्लेटिनम को यूज किया गया है। अब इस थर्मोमीटर को जब आप आइस पॉइंट पे रखते हो, ऑब्वियसली आइस पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, तब इस रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का जो वायर है, रेजिस्टेंस वायर, उसका रेजिस्टेंस आपको मिलता है 5 ओम। फिर जब आप इसको स्टीम पॉइंट पे रखते हो यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्वियसली, तब उसका रेजिस्टेंस मिल जाता है आपको 5.39 ओम। तो अब आपको ये कहा है कि एक हॉट बाथ में इसको जब डुबाया जाता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 5.795 मिलता है, ओम मिलता है। तो फिर उस हॉट बाथ का टेम्परेचर क्या होगा? चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख लेता हूं। देखिए, जो स्टीम पॉइंट है उसका जो टेम्परेचर है उसको मैं नाम दे देता हूं T0। तो T0 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। फिर एक है T100 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि स्टीम पॉइंट। और एक टेम्परेचर है जो कि हमें फाइंड करना है, इसको हम ऐसे ही T नाम दे देते हैं, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, T0 टेम्परेचर पे यानी कि जो आइस पॉइंट है इस पे जो प्लेटिनियम वायर का रेजिस्टेंस है इसको R0 नाम देते हैं, तो वो है 5 ओम। फिर स्टीम पॉइंट पे यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे इस प्लेटिनियम वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 5.39 ओम। और ये जो हॉट बाथ का टेम्परेचर है T, उस पे इस प्लेटिनियम वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं नाम दे देता हूं RT करके, और ये RT है आपको दिया हुआ है 5.795 ओम। ठीक है, तो आपको इसमें से T यानी कि जो हॉट बाथ है उसका टेम्परेचर फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है इसको मैं रेफरेंस टेम्परेचर के तौर पे लूंगा और उसका ये जो रेजिस्टेंस है R0 इसको मैं रेफरेंस टेम्परेचर के रेजिस्टेंस के तौर पे लूंगा। तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, हियर वी कैन राइट R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा एंड T माइनस T0। ठीक है, अब मैं इसमें रेफरेंस टेम्परेचर का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम वो पुट कर देता हूं और रेफरेंस टेम्परेचर भी पुट कर देता हूं, ये अल्फा T माइनस 0। देखिए रेफरेंस टेम्परेचर तो 0 ही है, राइट। तो ये R का इक्वेशन हो गया। मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ये हो जाता है R इज इक्वल टू 5 प्लस 5 अल्फा T। सही है, 5 प्लस 5 अल्फा T कितना हो जाएगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा
r माइनस फाइव इजकल टू फाइव अल्फा टी। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1। अब देखिए इस इक्वेशन पे से हम दूसरी जो दो सिचुएशंस दी हुई है हमें उसके इक्वेशंस बना सकते हैं। यहाँ पे याद रहे कि R जो है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर का रेजिस्टेंस है और T वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है। तो मैं अब इसको लिखता हूं, नाउ फॉर R100 we can write R100 minus 5 is equal to 5 अल्फा T100। यहाँ भी टेम्परेचर जो आपको लेना है वो T100 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरह से फॉर RT we can write RT minus 5 is equal to 5 अल्फा एंड कैपिटल T। आप समझ रहे हो नहीं ये बात? ये जो इक्वेशन लिया हमने वो इस तीसरी सिचुएशन के लिए लिया जब रेजिस्टेंस RT है और जब टेम्परेचर कैपिटल T है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है सेकंड और ये है थर्ड इक्वेशन। देखिए रेशियो लेना इसलिए ज़रूरी है इसका क्योंकि आप जानते हो कि इसमें अल्फ़ा नहीं दिया आपको। इस क्वेश्चन में देखिए कहीं भी अल्फ़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली अल्फ़ा कैंसिल करना पड़ेगा और अगर अल्फ़ा कैंसिल करना है तो इन दोनों इक्वेशन का रेशियो लेना ज़रूरी है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3। अब क्या मिल जाएगा देखिए आपको, ये मिल जाएगा R100 माइनस 5 अपॉन यहाँ पे RT माइनस 5 इजकल टू यहाँ पे 5 और अल्फा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा T100 डिवाइड बाय T। अब बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ इसमें आगे वैल्यू पुटअप करनी है। तो ये वैल्यूज मैं पुटअप कर देता हूं। चलिए देखिए R100 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो रेजिस्टेंस था वो 5.23 माइनस 5 डिवाइड बाय RT यानी कि T टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस था वो 5.795 माइनस 5 इज इक्वल टू T100 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय कैपिटल T। अब इसमें से आपको फाइंड करना है बेसिकली कैपिटल T। तो कैपिटल T हो जाएगा इस तरह से, ये 100 मल्टीप्लाइड बाय ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे लेना पड़ेगा, तो ये मिलेगा 0.795 डिवाइड बाय 0.23 और तब आपको ये T टेम्परेचर मिल जाएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि जो हॉट बाथ है उसका टेम्परेचर होगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। आपने इस न्यूमेरिकल में एक बात नोट की कि आपको कोई भी टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर के तौर पे दिया नहीं था, लेकिन आपने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रेफरेंस टेम्परेचर के तौर पे ले लिया। तो आप ऐसा कर सकते हो, जो भी लोअर टेम्परेचर आपको दिया हो उसको आप रेफरेंस टेम्परेचर के तौर पे ले सकते हो। रेफरेंस टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऐसा नहीं होता है। अगर माना कि आपको दो टेम्परेचर दिए गए हैं, एक दिया है आपको 100 डिग्री सेल्सियस और एक दिया है आपको 20 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे में 20 डिग्री सेल्सियस को आप रेफरेंस टेम्परेचर के तौर पे लेके
कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एग्जांपल्स 3.1 से लेके 3.4 देखे। आई होप कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ये इलस्ट्रेटेड एग्जांपल्स है, टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, फिर भी मैंने इसके पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।